Hello everyone, this is Shanila and I welcome to my YouTube channel Study Additiono। सभी को जय हिंद एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे पहाड़ी चित्रकला, यहाँ पर पढ़ रहे थे पहाड़ी चित्रकला की कौन सी क्लास है, यानी कि दूसरी यहाँ पर क्लास है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है पहाड़ी शैली की, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिए। जब आप पहली क्लास देखते हैं तभी आपको आगे की क्लासेस यहाँ पर समझ में आती हैं, ठीक है। तो पहाड़ी शैली की पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आज का पार्ट कौन सा, सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे बसौली शैली को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें लास्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको चीज़ें, आपको जिसमें कि समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया था पहाड़ी शैली का टाइम पीरियड बताया था। तो पहाड़ी शैली का जो टाइम पीरियड रहता है कब से कब तक रहता है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, पहाड़ी शैली का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है। मैंने आपको बताया था 1700 से लेकर के, ठीक है, 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के पहाड़ी शैली का टाइम रहता है, या पहाड़ी चित्रकला का टाइम रहता है, ठीक। इतनी चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने बताया था जो पहाड़ी शैली है वो आपकी दो शैलियों के मिलने से बनी है। कौन कौन सी, एक तो आपकी हो जाएगी राजस्थानी शैली, ठीक है, राजस्थानी लोक शैली कह सकते हैं, राजस्थानी शैली, और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, मुगल शैली। इन दो शैलियों के मिलने से आपकी क्या है, पहाड़ी शैली यहाँ पर बनती है, ठीक है। जब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पता होती हैं तब मैं आगे यहाँ पर रिलेट करूँगी, तभी आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसकी विशेषता बताई है, इसमें कौन कौन सी इसकी उपशैली हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहली क्लास में यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये क्लास आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कला से रिलेटेड है, जो आर्ट से रिलेटेड है, ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे KVS हो, NVS हो, DT+V हो, नेट JRF हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, बस आपका कला से है तो ये आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पर बसौली शैली पढ़ेंगे। देखिए इसमें मैंने आपको बहुत सारी शैली बताई थी, यानी कि देखिए यहाँ पर शैली उपशैली में कन्फ्यूज़न हो रहा है। पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूँ। देखिए अगर आप बोलते हैं पहाड़ी चित्रकला, अगर आप बोलते हैं पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, शैली हो जाएगी। अगर आप पहाड़ी शैली बोलते हैं, अगर आप मान लीजिए पहाड़ी शैली बोलते हैं तो ये सारी इसकी क्या हो जाएंगी, ये सारी इसकी क्या हो जाएंगी, उपशैली हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप ये बोलते हैं तो ये पहाड़ी शैली बन जाती है, अगर आप ये बोलते हैं तो ये क्या बन जाती है, इसकी उपशैली बन जाती है, ठीक है। तो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत बहुत सारी शैलियाँ मैंने आपको बताई थी, जैसे कि आपकी बसौली शैली हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, गुलेर शैली हो जाएगी। इसके अलावा मैंने कांगड़ा शैली बताई थी, मंडी शैली बताई थी, सिख शैली बताई थी। तो काफ़ी शैलियाँ यहाँ पर मैंने आपको पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत बताई थी, ठीक है। कुछ शैली को क्या करना है, आपको डिटेल में पढ़ना होगा, कुछ शैलियों को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। जिन शैलियों को डिटेल में पढ़ना होगा उनको क्या है, एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जिन शैलियों को हम लोग को शॉर्टकट में पढ़ना होगा उनमें हम क्या करेंगे, जिन शैलियों को हम लोग को शॉर्टकट में पढ़ना होगा उसमें 2 या 3 शैली को मिलाकर के एक क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे कि आपका टॉपिक यहाँ पर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पूरा टॉपिक होने के बाद हम लोग MCQs के माध्यम से, MCQs के जरिए यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे हम लोगों ने राजस्थानी चित्रकला में की थी, ठीक है। समझ में इतनी चीज़ आ गई। चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बसौली शैली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बसौली शैली में बोलूँगी तो समझ जाइएगा अपने हिसाब से, बसौली शैली या उपशैली, ठीक है। तो बसौली शैली को हम लोग को थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, इसलिए इस क्लास में हम लोग सिर्फ बसौली शैली ही पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए बसौली जो अब देखिए स्टार्ट करते हैं, ये है कहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्थिति, हम लोग देखेंगे ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्थिति देखेंगे, स्थिति देखेंगे इसकी, ठीक है। तो ये आपका पड़ेगा क्या, ये चीज़ हम देखेंगे। बसौली जम्मू राज्य में जसरोटा ज़िले की ये क्या है, एक तहसील है, जिसमें आपको 74 यानी कि 74 गाँव आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या बनेगा, बसौली जो है वो आपका किस राज्य में है, तो आप क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर राज्य में आपका बसौली पड़ता है। अगर आपसे ज़िला पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, जसरोटा ज़िला बताएंगे। कौन सा ज़िला बताएंगे, जसरोटा। देखिए अलग अलग करके मैं बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आपसे ज़िला पूछा जाए किस ज़िले में है तो आपको क्या बताना है, जसरोटा ज़िले में है। राज्य पूछा जाए तो आपको जम्मू कश्मीर बता देना है, ठीक है। गाँव ये क्या है, ये वाली चीज़ आपकी शायद ना पूछी जाए, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर स्थिति से यहाँ पर इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे बसौली की स्थापना कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कुल्लू के राजकुमार एक होते हैं जिनका नाम क्या होता है, भोगपाल। क्या नाम होता है, भोगपाल, ठीक है, समझिए भोगपाल, क्लियर। भोगपाल इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने राणा बिल्लो को हराया था। किसको हराया था, राणा
बिल्लो को हरा करके, ठीक है, राणा बिल्लो को हराया था। ठीक है, कब हराया था, ठीक है, याद रखिएगा। भोगपाल कहाँ के राजकुमार थे, कहाँ के राजा थे, तो ये राजा थे कहाँ के, कुल्लू के राजकुमार थे, जिन्होंने क्या है राणा बिल्लो को हरा करके 1765 में 1765 में, ठीक है, 1765 में, ठीक है, इसकी क्या है स्थापना की थी। समझ में आता है। तो बसौली राज की स्थापना कुल्लू के राजकुमार भोगपाल ने राजा राणा बिल्लो को हरा करके 1765 ईस्वी में की थी। इतनी चीज समझ में आ गई। किसने की थी, तो भोगपाल ने की थी। किसको हरा करके की थी, तो राणा बिल्लो को। कब की थी, तो 1765 में। इतने पॉइंट आपके यहाँ से बनते हैं। समझ में आता है। इस राज्य का नाम क्या था, तो इस राज्य का नाम इन्होंने क्या रखा, बेलोर या बल्लपुर रखा। इस राज्य का इन्होंने नाम क्या रखा, बेलोर, ठीक है, बेलोर या बल्लपुर, ठीक है, या बलपुर, ठीक है, या बल्लपुर या बलपुर, इस तरीके से आपको लिखा मिलता है। ठीक है, तो इस राज्य का नाम क्या रखा, बेलोर या बल्लपुर, यहाँ पर इस राज्य का नाम रखा। और यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो राजा होते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था बेलेरिया या बलेरिया कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, बेलेरिया कहा जाता था। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। पहले इतनी चीज़ मुझे बताइए, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ के आपको याद रखना है, इसको क्या कहा जाता था, बेलोर और बल्लपुर जो है यहाँ पर नाम रखा। ठीक है, और यहाँ के जो राजा थे उनको क्या कहते थे, बलेरिया या बेलेरिया कहते थे। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। इस राज्य का नाम इन्होंने, हाँ ये हो गया, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, बेलोर या बल्लपुर रखा। और यहाँ के राजा क्या कहलाते थे, बेलेरिया नाम से प्रसिद्ध हुए। समझ में बात है। आगे हम बात करते हैं 1630 ईस्वी की बात है। भूपतपाल ने बलौर से राजधानी, भूपतपाल ने क्या किया, जो बलौर से राजधानी को स्थानांतरित किया, मतलब चेंज किया, बदला। ठीक है, कब बदला, 1630 की यहाँ पर बात है। किसने बदली, तो यहाँ पर भूपतपाल ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो जितने भी राजा हैं उनको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके पूछा है इससे। तो 1630 ईस्वी में भूपतपाल ने बलौर से राजधानी या बेलोर से राजधानी स्थानांतरित यानी कि बदल दी, दूसरी जगह चेंज कर दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1635 में बेलोर के समीप ही बसौली नामक नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, बसौली नामक नगर की स्थापना की। ये जो नगर है, ये आपका जो बसौली नगर है, ये क्या है, किस नदी के तट पे है, तो आपको याद रखना ये नगर है आपका रावी नदी के तट पे है। किसके तट पे है, तो आपको याद रखना रावी नदी के ये तट पे आपकी पड़ेगी बसौली जो नामक जो बसौली जो नगर है वो आपका किसके कहाँ पर पड़ेगा, तो आपको याद रखना है रावी नदी के तट पर पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई। ठीक है, देख लीजिए आपको समझ में चीज़ें आई। आगे बढ़ा जाए। ठीक, इतनी चीज़ आपकी हो गई, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है, पूछा जाए किस नदी के तट पे है, तो आपको क्या बताना है, रावी नदी के तट पे है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आप लोग ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपको 1630 तो हो ही गया, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, 1929 की हम बात करेंगे। ठीक है, किस में आएंगे, आप सीधे 1929 में आएंगे। 1929 ईस्वी में अजीत घोष ने रूपम पत्रिका में बसौली चित्रों को प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा कि अजीत घोष ने किस पत्रिका में बसौली शैली के चित्रों को क्या है प्रदर्शित किया, तो आपको याद रखना कौन सी पत्रिका, रूपम पत्रिका। ठीक है, तो रूपम पत्रिका में अजीत घोष ने क्या है बसौली चित्रों को प्रदर्शित किया था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले पूछा है सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम आपको क्या याद रखना, 1929 में। किसने किया था, तो अजीत घोष ने किया था। कहाँ पर किया था, तो रूपम पत्रिका में किया था। ठीक है, तो पहली बार बात चले यानी कि फर्स्ट टाइम की अगर बात हो तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से बनेंगे, सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद करनी, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करना है, कैसे क्वेश्चन बनेगा उसकी जगह पर आपको क्या आंसर देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे बसौली शैली के प्रमुख चित्रकार देखेंगे। ठीक है, उसके आगे अभी हम लोग क्या देखेंगे, चित्र भी देखेंगे, फिर इसकी विशेषता देखेंगे, फिर इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितनी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब बसौली शैली में सिर्फ आपको यहाँ पर 3 चित्रकार को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपके देवीदास हो जाएंगे, दूसरे आपके कौन से हो जाएंगे, नैनसुख का पुत्र रांझा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मानकू क्या है, मानकू या मनकू। ठीक है, तो ये क्या थी, महिला चित्रकार थी। तो देवीदास, नैनसुख का पुत्र रांझा और मनकू, यहाँ पर ये 3 चित्रकारों को आपको यहाँ पर बसौली शैली में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। क्लियर।
समझ में आया? और भी चित्रकार होंगे, लेकिन जितने चित्रकार आपके पूछे आते हैं बस उनको ही आप यहाँ पर याद करेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर विषय। अब यहाँ पर भी काफ़ी जो है विषय से आधारित आपको चित्र मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रस मंजरी की बात करते हैं। रस मंजरी, ठीक है, रस मंजरी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ये क्या, राजा कृपाल पाल के काल में देवीदास चित्रकार द्वारा चित्रित हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रस मंजरी का चित्रण किसके टाइम में होता है, राजा कृपाल पाल के टाइम में जो हुआ। ठीक है, और किसके द्वारा होता है, तो देवीदास जो चित्रकार थे, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, तो देवीदास जो चित्रकार थे उनके द्वारा रस मंजरी का चित्रण होता है। ठीक है, उनके द्वारा रस मंजरी का चित्रण होता है। किसके काल में होता है, तो आपको याद रखना राजा कृपाल पाल के काल में, राजा कृपाल पाल के काल में होता है। इतनी चीज आपको याद रखनी। राजा कृपाल पाल जो है इनके ही टाइम को स्वर्ण काल कहा जाता है, बसौली शैली का पूरी, यानी कि बसौली शैली की कर्ता धर्ता के रूप में आपको किसको याद रखना है, राजा कृपाल पाल के रूप में, राजा कृपाल पाल को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बसौली शैली के क्या कहते हैं, बसौली शैली का स्वर्ण काल किसके टाइम को कहा जाता है, तो आपको क्या याद रखना, राजा कृपाल पाल को याद रखना है। ठीक है, मैंने स्वर्ण काल वाली यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आप समझ पाएं। देखिए मैंने यहाँ पर पूरी शैली, यहाँ पर मैंने चरमोत्कर्ष पीरियड बताया था। बसौली शैली किसके टाइम में चरमोत्कर्ष पीरियड है, गुलेर किसके है, चंबा किसके हैं, कुल्लू किसके, कांगड़ा किसके, जम्मू किसके हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, तो आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, तो बसौली शैली का चरमोत्कर्ष पीरियड किसके टाइम में रहता है, तो आपको याद रखना है किसके टाइम में रहता है, तो आपको याद रखना राजा कृपाल पाल के टाइम में रहता है। ठीक, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर विषय की बात चल रही थी, तो रस मंजरी का चित्रण जो है होता है। ठीक है, तो जो क्या है बसौली शैली की प्रथम चित्रित ज्ञात जो है ग्रंथ है। ठीक है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी बसौली शैली की, ठीक है, बसौली शैली की प्रथम, ठीक, बसौली, एक मिनट रुकिए, बसौली शैली की क्या है, ये प्रथम चित्रित पांडुलिपि है। इस वजह से इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। समझ में बात आई? तो अगर आपसे पूछा जाए बसौली शैली की प्रथम चित्रित पांडुलिपि कौन सी हो जाएगी, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, रस मंजरी हो जाएगी, जो किसके द्वारा चित्रित हुई, तो कौन सा चित्रकार, देवीदास के द्वारा चित्रित हुई। क्लियर, इतनी चीज आपको आ गई। किसके टाइम में चित्रित हुई, तो राजा कृपाल पाल के टाइम में चित्रित हुई। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ये जो आपकी पांडुलिपि है, जो चित्रित पांडुलिपि है, ये कहाँ पर संग्रहित है, कहाँ पर रखी गई है, तो ये भारत कला भवन वाराणसी में क्या है, संग्रहित है। ठीक है, ये वाली आपकी जो पांडुलिपि है ये कहाँ पर संग्रहित है, ये आपकी भारत कला भवन वाराणसी में आपकी ये संग्रहित है। वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये वाली जो है पांडुलिपि आपको मिल जाएगी, जो देवीदास के द्वारा ये चित्रित हुई है, ये आपको मिल जाएगी, जो कृपाल पाल के टाइम में ये हुई है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। रस मंजरी जो ये ग्रंथ है, मेन जो ग्रंथ है, इसको लिखा किसने है, तो आपको याद रखना किसने लिखा, इसको भानुदत्त ने लिखा है। ठीक है, तो इसको लिखा किसने, इसको लिखा था भानुदत्त ने लिखा। अगर पूछा जाए रस मंजरी के राइटर कौन है, तो आपको क्या याद रखना है, भानुदत्त के द्वारा ये लिखी गई है। क्लियर, आगे हम बात करेंगे 1730 में। ठीक है, 1730 की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि रस मंजरी का यहाँ पर चित्रण हुआ, उसी तरीके से गीत गोविंद का भी चित्रण यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो 1730 ईस्वी में चित्रित गीत गोविंद भी किसके द्वारा चित्रित हुई, ये चित्रित हुई मानकू के द्वारा चित्रित हुई। ये किसके द्वारा, ठीक है, जैसे कि रस मंजरी आपकी देवीदास के द्वारा चित्रित हुई, ठीक है, उसी तरीके से गीत गोविंद आपकी मानकू के द्वारा चित्रित हुई है। कब चित्रित हुई, तो 1730 में चित्रित हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है आपकी गीत गोविंद जो मानकू ने चित्रित की है, ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये आपके संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। क्लियर हुआ? तो 1730 की, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1730 की गीत गोविंद, ठीक है, जो आपकी बसौली शैली की है, गीत गोविंद जो आपकी बसौली शैली की किसने चित्रित की, तो आपको याद रखना मानकू। ठीक, इसको याद रखना मानकू द्वारा चित्रित की गई। ये आपकी रखी कहाँ है, तो ये आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है, ये संग्रहित है। क्लियर, बसौली शैली में क्या है, भागवत पुराण का भी चित्रण हुआ है, और इसका भी चित्रण किसने किया है, इसका भी चित्रण किसने किया है, मानकू चितेरे ने ही किया है। ठीक है, तो गीत गोविंद और भागवत पुराण का चित्रण, दोनों चीजों का चित्रण किसने किया है, तो मानकू ने ही किया है। याद रखिएगा, बसौली शैली में मानकू ने गीत गोविंद का भी चित्रण किया है और भागवत पुराण का भी चित्रण किया है। ठीक है,
गीत गोविंद और भगवत पुराण का दोनों का चित्रण किसने किया है? तो किसको याद रखना है? मानकू को आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? इतनी चीज आपको बसौली शैली में क्लियर हुई। आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अब देखेंगे प्रमुख चित्र। अब कौन कौन से चित्र आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ये आपको यहाँ पर चीजें समझनी है। अब माखन चोर एक चित्र आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन सा? बसौली शैली का। कमलासीन, ठीक है, कमलासीन लक्ष्मी नारायण, यानी कि कमल पे आसीन जो है कौन? लक्ष्मी नारायण। ये भी आपका चित्र किसका हो जाएगा? बसौली शैली का हो जाएगा। विष्णु के 10 अवतार, ये भी आपका किस शैली का हो जाएगा? तो ये भी आपका किस शैली का हो जाएगा? ये आपका बसौली शैली का हो जाएगा। गिरि गोवर्धन, ठीक है, गिरि गोवर्धन, ठीक है, गिरि गोवर्धन यानी गोवर्धन को उठाए हुए, तो इस तरीके से चित्र आपका जो है किसका, ये भी आपको बसौली शैली का मिल जाएगा। ठीक है, मिलन की बेला, ये भी आपका किसका हो जाएगा? बसौली शैली का हो जाए। कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए, ये भी चित्र आपका बसौली शैली पे हो जाएगा। और ऊखल बंधन बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ऊखल बंधन ये भी आपका क्या है? बसौली शैली से। आपको 7 चित्र मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए, इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, माखन चोर जो चित्र है ये आपका कहाँ पर संग्रहित है? तो ये आपका संग्रहित है NC मेहता संग्रहालय गुजरात में, ये आपका संग्रहित है। ठीक है, कुछ चित्र को आपको ये भी याद रखना है कौन से चित्र आपके कहाँ पर संग्रहित है, तो आपको याद रखना है। तो ये वाला जो चित्र है ये आपका NC मेहता गुजरात में संग्रहित है। ये वाला चित्र कौन सा? माखन चोर वाला चित्र। ठीक है, तो मेहता से आप माखन चोर याद रखेंगे, मेहता से माखन चोर आप याद रखेंगे, तो आपको चीजें यहाँ पर याद रहेंगी। और कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए ये जो चित्र है ये आपका चित्र कहाँ पर संग्रहित है? तो ये ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। ठीक है, ये आपका ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में ये चित्र आपका संग्रहित है। कौन सा? कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए। ठीक है, तो ये 2 चित्र आप कहाँ पर संग्रहित है, इनको आप याद कर लेंगे। हर चित्र को आपको याद नहीं करना कि कौन कौन से चित्र कहाँ पर संग्रहित है, क्योंकि इतना आप ना याद कर पाएंगे और इतना ना आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बसौली शैली की विशेषता हम देखेंगे। ठीक है, बसौली शैली में हम देखेंगे बसौली शैली में किस तरीके का चित्रण हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर मोती के टुकड़े व सोनकिरवा पक्षी के पंखों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या है? बसौली शैली के चित्रों का आकर्षण क्या है? उसके रंगों में था। बसौली चित्रों का जो आकर्षण था उसके किस में था? रंगों में था। पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन कि बसौली चित्रों का आकर्षण उसकी रेखा में था या रंगों में था, तो आप क्या बताएंगे? उसके रंगों में इसके रंगों में इसका क्या है? आकर्षण है। ठीक है, और इस यानी कि चित्रों में क्या है? चमक बढ़ाने के लिए, चित्रों में चमक बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? मोती के टुकड़ों का, ठीक है, मोती के टुकड़ों का यूज किया गया। मोती के टुकड़ों का यूज किस में किया गया है? तो आपको याद रखना है बसौली शैली में किया गया है। और सोनकिरवा, यहाँ पर सोनकिरवा पक्षी के पंखों का भी यूज यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक, समझ में बात आई? तो क्या याद रखना है कि बसौली शैली में यहाँ पर रंगों को क्या है? बहुत ही आकर्षक, यानी कि बसौली शैली का चित्रों का जो आकर्षण है वो ये क्या है? वो आपके रंग है, ना कि रेखा है। ठीक है, यहाँ पर चित्रों को बहुत ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए, आकर्षण वाला बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? मोती के टुकड़ों का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके अलावा सोनकिरवा पक्षी के पंखों का यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी कि यहाँ पर सोने चांदी के रंगों का यूज़ यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो क्षितिज रेखा है वो कैसी? ऊपर क्षितिज रेखा बनाई गई है। यहाँ की जो क्षितिज रेखा है वो कैसी? ऊपर क्षितिज रेखा कुछ बनाई गई है। हाशिए कैसे बनाए गए? तो गहरे लाल और गेंदे पीले यहाँ पर आपको हाशिए मिल जाते हैं। तो हाशिए कैसे हैं? हाशिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप कोई चित्र है तो इसके आसपास वाला जो क्षेत्र आपका छोड़ दिया जाता है, ये वाला क्षेत्र जो आपका छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाशिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले कहीं कहीं आपको फ्लैट हाशिए मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे आपको जो है चित्रित हाशिए मिल जाते हैं, कहीं बेल बूटे वाले हाशिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग शैली के अलग अलग विशेषता। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो हाशिए हैं वो किस कलर के? गहरे लाल रंग के बनाए गए हैं। ठीक है, गहरे लाल रंग के, और कहीं कहीं पे गेंदे यानी कि गेंदे का फूल जैसे होता है उस तरीके का पीला रंग का यूज यहाँ पर हुआ है। कहाँ पर? बसौली शैली में हुआ है। क्लियर बात हुई? अब यहाँ पर मैंने आपको बताया पहाड़ी शैली आपकी क्या है? मुगल शैली और राजस्थानी शैली का मिश्रण है। तो यहाँ पर आपको क्या है? मुगल शैली का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर कैसा? ढलवा माथा बनाया गया है, माथा थोड़ा सा ढला हुआ माथा बनाया गया है। और इसकी जो वेशभूषा यानी कि इनमें जो चित्र है उनकी वेशभूषा कैसी बनाई गई है? जैसे मुगल शैली में वेशभूषा बनाई गई उसी तरीके से यहाँ पर मुगलिया वेशभूषा को बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि मुगल जो राजा थे, मुगल जो सम्राट थे, वो जिस तरीके से पोशाक पहनते थे उस तरीके की यहाँ पर वेशभूषा बनाई गई है। नाक कैसी है? ऊंची नाक बनाई गई है।
हैं कमल के आकार के नेत्र, यानी कि नेत्र को किसके आकार के बनाए गए, कमल के आकार के नेत्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और जो ये जो बॉडी है यानी कि जो शरीर है उसको किस रंग से बनाया गया है, तो बादामी रंग से बनाया गया है। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में बात आ गई। ठीक है, तो यहाँ की जो नायिका है बादामी रंग की शरीर वाली नायिका बसौली शैली में बनाई गई। ठीक, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। ढलवा माथा हो जाएगा, ढलवा माथा हो जाएगा, मुगलिया वेशभूषा हो जाएगा, ऊंची नाक हो जाएगा, और क्या है, कमल के आकार के नेत्र हो जाएंगे, कमल के आकार के नेत्र हो जाएंगे। और जो है नायिका कैसे किस कलर के उनका शरीर बनाया गया है, तो आपको बादामी कलर का शरीर यहाँ पर मिल जाता है नायिका में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में बात आई, इतनी चीज़ आई आपको समझ में कि नहीं आई। इसके अलावा आपको याद रखना है बसौली शैली के चित्रकार ने कितने प्रकार की नायिका, यहाँ पर कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया। अगर आपसे पूछा जाए बसौली शैली में कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया, तो आपको क्या याद रखना है, 3 प्रकार की नायिकाओं का यहाँ पर चित्रण हुआ है। कौन कौन सी आपको यहाँ पर याद रखना, स्वकीया, एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी, स्वकीया। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है, स्वकीया आपको याद रखना है। फिर दूसरी कौन सी हो जाएगी, परकीया। ठीक है, परकीया। ठीक, समझ में बात आई। इसके अलावा तीसरी कौन सी हो जाएगी, सामान्य। तो 3 तरीके की नायिकाओं का यहाँ पर चित्रण होता है, किसमें, बसौली शैली में होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए प्रधानता, अगर पूछा जाए किस रंग की प्रधानता है, तो आपको याद रखना है बसौली शैली में लाल रंग की प्रधानता है। ठीक है, बसौली शैली में किसकी प्रधानता है, लाल रंग की प्रधानता है। ये आपको यहाँ पर बात यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक, समझ में। और कैसे लाल रंग, यानी कि किस तरीके से, चटक लाल रंग। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर चटक कलर के रंगों का यूज हुआ है, चटक कलर के रंगों का यूज बसौली शैली में हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये भी पॉइंट यहाँ पर बसौली शैली से आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पशु जो पशु हैं वो कैसे, दुबले पतले पिचके पेट वाले, यानी कि जैसे कि वो कई दिन से भूखे हो, इस तरीके से यहाँ पर पशुओं का अंकन हुआ है। ठीक है, तो दुबले पतले पिचके पेट वाले पशु यहाँ पर बनाए गए, कहाँ पर बनाए गए, तो आपको याद रखना बसौली शैली में बनाए गए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुबले पतले या पिचके पेट वाले या बहुत ज़्यादा पतले पतले, ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं मरे धरे जो है आपके पशु कहाँ पर मिल जाते हैं, तो बसौली शैली में मिल जाते हैं। बसौली शैली में क्या है, इनको खाने को नहीं मिलता है। ठीक है, सींगे कैसी बनी हुई है, तो यहाँ पर मुड़ी सींगों का अंकन हुआ है, यानी कि जो जानवर की जो सींगे होती हैं वो कैसी सींगे बनाई गई, यानी कि मुड़ी सींगे बनाई गई, यानी कि एक ओवरऑल उन्होंने जानवर को बहुत ही खराब तरीके से एक तरीके से इंडिकेट किया है। समझ बात आ गई। चलिए, इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ के जो चित्रकार थे उनका प्रिय विषय क्या था, चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था, प्रिय विषय क्या था, ये आपको बताना है। चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था, तो श्रृंगार इनका क्या है, प्रिय विषय था, बसौली शैली। ठीक है, बसौली शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या हो जाएगा, श्रृंगार इनका प्रिय विषय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भवन बने हैं और भवन में जो दीवारें बनी हुई है उसमें क्या है, ताखे बनाए गए हैं। ठीक है, उसमें क्या बनाए गए हैं, ताखे बनाए गए हैं। ठीक, तो ये याद रखना, सुंदर ताखे, यहाँ पर आपको ताखे को क्या बोलते हैं, आले भी बोलते हैं। ऑप्शन में अगर ताखे आ जाए तो ताखे पे टिक कर सकते हैं, आले आ जाए तो आले पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो भवन है तो भवनों में क्या है, सुंदर ताखों का भी, सुंदर ताखे यहाँ पर बनाए गए, किसमें किसमें, बसौली शैली में बनाए गए। क्लियर, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। आगे हम देखेंगे बसौली शैली के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक है, बसौली शैली के महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या देखना है, नैनसुख। अब यहाँ पर मैंने आपको चित्रकार कौन से बताए थे, आपके नैनसुख बताए थे, देवीदास बताए थे, और कौन सा, और मैंने क्या बताया था, और क्या हाँ क्या मैंने बताया था, एक मिनट सुनिए। यहाँ पर मैंने आपको 3 चित्रकार बताए। कौन कौन से चित्रकार बनाए, देवीदास बताया। ठीक है, देवीदास मैंने एक चित्रकार आपको यहाँ पर बताया। इसके अलावा कौन सा बताया था, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कौन सा, जल्दी से बताइए, नैनसुख का पुत्र रांझा। कौन हो जाएगा, नैनसुख का पुत्र रांझा। ठीक है, रांझा जो है ये भी आपका किसका हो जाएगा, आपका बसौली शैली का चित्रकार हो जाएगा। किसका पुत्र था, तो नैनसुख का, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, नैनसुख का पुत्र रांझा, नैनसुख। ठीक है, तीसरा आपको मैंने कौन सा बताया, यहाँ पर मैंने मनकू बताया, मनकू या मानकू, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मानकू बताया, जो महिला चित्रकार थी बसौली शैली की। क्लियर। तो इसके अलावा आपको ये यहाँ पर याद रखना है, जो नैनसुख था, जो यहाँ पर नैनसुख था, ये कहाँ से, जो नैनसुख कलाकार था जम्मू के राजा बलवंत के यहाँ चित्रण किया करता था। यानी कि ये कहाँ पहले था, तो ये जम्मू में था। ये क्या है, किसके यहाँ चित्रणकार किया करता था, तो राजा बलवंत सिंह के यहाँ चित्रणकार किया करता था। और राजा बलवंत सिंह कहाँ के थे, जम्मू के थे। ठीक है, तो राजा बलवंत सिंह के
यहाँ चित्रण कार्य किया करता था। फिर होता क्या 1763 में यानी कि 1763 में, ठीक है, राजा बलवंत एक्सपायर हो जाते होंगे यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी अस्थियां लेकर के 1763 में ये यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो 1763 में बलवंत की अस्थियां लेकर के, बलवंत सिंह की अस्थियां लेकर के नैन सुख कहाँ आते हैं, हरिद्वार आते हैं। कहाँ आते हैं, हरिद्वार आते हैं। समझ में आता है। तो 1763 में ये कहाँ पर आते हैं, हरिद्वार आते हैं। और हरिद्वार से ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, कहाँ, हरिद्वार से ये कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये बसौली जाते हैं। कौन, किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है किसकी, नैनसुख की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो नैनसुख जो आपके थे कलाकार, चित्रकार, जो किसके टाइम में थे, राजा बलवंत सिंह के टाइम में थे, ठीक है। कहाँ के राजा थे, ये जम्मू के राजा थे, जो क्या है बलवंत की क्या है अस्थियां लेकर के यहाँ आते हैं। 1763 में क्या है जो है बलवंत की अस्थियां लेकर के आते हैं। कहाँ आते हैं, हरिद्वार में आते हैं। और हरिद्वार से कहाँ पर टर्न हो जाते हैं, ये बसौली में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, अब बसौली में आते हैं तो किसके टाइम में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बसौली यहीं से ये बसौली आया और राजा अमृतपाल के यहाँ कार्य करने लगा। किसके यहाँ कार्य करने लगा, अमृतपाल के यहाँ काम करने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। राजा अमृतपाल के यहाँ ये क्या है, कौन, नैनसुख क्या है, कार्य करने लगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ आपको यहाँ से अच्छे से आपको याद रखनी है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई। देखिए यहाँ पर क्लियर हुई। फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाया करिए। काफ़ी जो है बच्चे यहाँ पर नोट्स के लिए कहते हैं। हालांकि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली सीरीज़ पूरी आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है, ठीक है। पूरी आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी है 100 क्वेश्चन की सीरीज राजस्थानी चित्रकला की। जो टॉपिक चल रहा है तो उनको आप थोड़ा नोट डाउन भी किया करिए, थोड़ी सी अपनी भी मेहनत लगाया करिए। जब आप खुद पे कॉपी से लिखते हैं ना, वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं अलग से बताती हूँ, वो फिर कैसे नोट करेंगे, ठीक है। तो अपने भी नोट्स बनाइए, अपने हाथ के भी नोट्स बनाइए ना, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है ना कि मतलब आप उसको बार बार आप क्या है कॉपी बार बार खोल सकते हैं। आप बार बार कंप्यूटर या बार बार मोबाइल तो खोलेंगे नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग जो है लिखा भी करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। ये हो गया ना। चलिए आगे हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर लास्ट स्लाइड चल रही है, ठीक है। उसके बाद गुलेर शैली आ जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे राजा कृपाल पाल ने ही बसौली शैली को प्रमुख आश्रय दिया। जो मैंने आपको बता ही दिया कि बसौली शैली को आश्रय दाता यानी किसने आश्रय दिया, तो राजा कृपाल पाल के टाइम में ये खूब तरीके से क्या है फली फूली, यानी कि ये राजा कृपाल पाल ने इसको अच्छे से आश्रय दिया। यानी कि इसके काल में जो है जो चित्रकला है, बसौली शैली की चित्रकला खूब यहाँ पर फली फूली, ठीक है। राजा मेदिनी पाल ने नायिका भेद विषय को प्रमुखता के साथ चित्रकार। अगर आपसे पूछा जाए बसौली शैली में नायिका भेद विषय के आधारित चित्र किसके टाइम में बने, तो आपको याद रखना है राजा मेदिनी पाल के टाइम के बने, ठीक है। तो राजा मेदिनी पाल ने, ठीक है, अपने टाइम में क्या है नायिका भेद विषय को प्रमुखता के साथ चित्रित कराया। उसका अंकन आपका बहुत अच्छे से कराया किसने, राजा मेदिनी पाल ने, ठीक है। तो ये जितने भी आपको मैंने राजा बताए हैं, ये आपके बसौली शैली के जितने भी राजा बताए, ये सारे ही आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो इतनी चीज़ें आपको किस में समझ में आ गई, बसौली शैली में समझ में आ गई। कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती या मैं पॉइंट वाइज आपको चीज़ें बता देती हूँ, जिससे कि आपको और चीज़ें यहाँ पर समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है ये किस नदी के किनारे है, तो आपको क्या बताना है, ये आपकी रावी नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किसकी, बसौली की, ठीक है। तो बसौली आपकी किस नदी के किनारे, तो आपको क्या याद रखना है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये क्या है, कौन से, यानी कि ये क्या है, ये रंग प्रधान है, यानी कि यहाँ पे रंगों को चित्रण बहुत अच्छे से किया, रंगों का यूज़ हुआ है। कैसे रंग, चटक रंगों का यूज़ किया गया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया था पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी, बसौली हो जाएगी। तो ये सबसे क्या हो जाएगी, प्राचीन शैली आपकी हो जाएगी, ठीक। सबसे अच्छी कौन सी हो जाएगी, तो कांगड़ा मैंने बताया था। और सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी आपकी हो जाएगी, यहाँ पर बसौली हो जाएगी, ठीक। बसौली चित्रकला की खोज किसने की थी, तो बसौली चित्रकला की खोज अगर आपसे पूछा जाए, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये चीज़ यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं की, तो आप लिखिए, ठीक है। बसौली चित्रकला की खोज किसने की थी, तो जेसी फ्रेंच ने बसौली चित्रकला की खोज की थी। किसने, जेसी फ्रेंच ने बसौली चित्रकला की खोज की थी। किसने, जेसी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जेसी फ्रेंच ने। अब ये चीज़ें आपको कहाँ पीडीएफ मिलेगी, तो आप थोड़ा सा भाई लिखा करिए, ठीक है। तो जेसी फ्रेंच ने बसौली चित्रकला की खोज की थी, इतनी चीज़ हो गई। अगर आपसे पूछा जाए बसौली चित्रकला का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो संस्थापक के रूप में आपको किसको याद रखना है, भूपत पाल को याद रखना है। भूपत पाल को संस्थापक के रूप में याद रखना है। लेकिन स्वर्णकाल अगर आपसे पूछा जाए, तो स्वर्णकाल अगर आपसे पूछा जाए तो राजा कृपाल पाल को ही याद रखना है। राजा कृपाल
ठीक है, कृपाल पाल को ही याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा पूछा जाए वैसे ही आपको आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, बसौली शैली में रस मंजरी का चित्रण किसने किया? तो मैंने आपको बताया रस मंजरी का चित्रण किसने किया? तो आपको क्या याद रखना, देवीदास ने किया। किसने किया? देवीदास ने किया, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, बसौली शैली के संरक्षण कौन है या कर्ता धर्ता कौन है? तो राजा कृपाल पाल है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई। ठीक है, इसका जो है सबसे ज़्यादा चित्रण आपको किस, यानी कि सबसे ज़्यादा विषय पर किस पे चित्रण मिलता है? तो नायिका भेद। तो नायिका भेद इसका क्या हो जाएगा? प्रमुख विषय हो जाएगा। नायिका भेद इसका क्या है? प्रमुख विषय हो जाएगा। किसका? बसौली शैली का हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है, शीश महल, ठीक है, शीश महल पर भित्ति चित्र किसने बनाए? किस राजा के टाइम में बने शीश महल के भित्ति चित्र किसने बनाए? तो आपको क्या याद रखना है, महेंद्र पाल ने बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, याद रखिएगा, महेंद्र पाल। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, बस इतने याद रखना है, महेंद्र पाल। तो महेंद्र पाल ने, ठीक है, महेंद्र पाल में बसौली शैली में, बसौली, ठीक है, बसौली शैली में, ठीक है, शीश महल पर भित्ति चित्र बनवाए। ठीक, ये इतना आपको याद रखना है। शीश महल की यहाँ पर बात हो रही है, शीश महल अगर पूछा जाएगा तो आपसे इतने ही इसमें पूछा जाएगा, शीश महल। एक मिनट, महल साथ में बोलो, साथ में लिखो, तो आधी चीज़ यहाँ पर छूट जाती हैं। ठीक है, तो महेंद्र पाल याद रखिएगा, बसौली शैली में शीश महल के भित्ति चित्र बनवाए किसने? महेंद्र पाल ने बनाए। इतनी चीज़ आपको हो गई, और कुछ बाकी तो नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको किसमें बताया? बसौली शैली में। इतनी ही चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पर कैसे जानवर आपको पता है, दुबले पतले जानवर हैं। ठीक है, और जानवर में कौन? यहाँ पर गाय। सबसे ज़्यादा किसका अंकन हुआ है? गाय का अंकन हुआ है। पूछा जाए बसौली शैली में सबसे ज़्यादा अंकन किसका हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पर गाय का अंकन सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। ठीक, इतनी चीज़ आपको हो गई। विष्णु के यहाँ पर 10 अवतार, तो आपको चित्र में मैंने शायद आपको बता दिया। ठीक है, ग्रीव गोवर्धन यहाँ पर चित्र आपको मिल जाता है जो बसौली शैली का है। इसके अलावा आपका कौन सा चित्र हो जाएगा? ग्रीव गोवर्धन हो गया, और आपका जो आपका विष्णु के 10 अवतार वाला हो गया, और इसके अलावा उखल बंधन वाला चित्र हो गया। ठीक है, तो ये सारे चित्र आपके किसके हैं? ये आपके बसौली शैली के चित्र हैं। इन सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें मैंने रिपीट की हैं, वो सारी चीज़ों को आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा माखन चोर चित्र भी आपका इसी का हो जाएगा। ठीक है, और इसके कमलासीन लक्ष्मी नारायण, ये भी चित्र आपका किसका? बसौली शैली का हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने बसौली शैली में क्लियर कर ली। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की क्लास भी आपको, पहले की क्लास जैसे मैंने ली है वो जैसे क्लास आपको अच्छी लगी, उसी तरीके से आज की क्लास भी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करें। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for watching my video. Thank you so much. Thank you so much.